नमस्कार दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जो है इन वीडियो के माध्यम से जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और 4 क्लास हो चुके हैं। ये आज 5वीं क्लास है। 4 क्लास में हम लोग जो है इकाई 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया गया कि जैसे यूरोपीय कंपनी 5 ठो थी जो भारत आई क्रम से जो है। इस चैप्टर में हम लोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। ठीक है कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ किस तरीके से पूरे भारत में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किए। ठीक है, तो जो है इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो बंगाल क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, मैसूर का अध्ययन करेंगे, मराठा का अध्ययन करेंगे, पंजाब का, अवध का, और जो है ब्रिटिश विस्तारवादी जो भी नीतियाँ थीं, जिस तरीके से ये लोग पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो बंगाल में जैसे आप जो है बंगाल में क्या करेंगे कि बंगाल में जो है जो भी बंगाल के नवाब थे उन नवाबों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और औरंगज़ेब के बाद कौन कौन से शासक हुए और किस तरीके से जो है ये लोग बंगाल पर जो है कब्जा किए, उनसे परमिशन लिए और जो है बहला फुसला कर जो है किस तरीके से ये लोग पूरे बंगाल पर जो है अपना कब्जा कर लिए। फिर जो है मैसूर में आप जो है टीपू सुल्तान और जो है हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। मराठा में जो है आप जो है सभी जितने भी जो है शिवाजी और जो है पेशवा, इन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे। पंजाब में जो है सभी जो 10 सिख गुरु हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे और अवध के राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा और जो है इंटरेस्टेड भी है। देखिए ये जो पेज है, इस पेज पे देखिए किस तरीके से आपको सारी लड़ाइयों के बारे में बताया गया है कि जो है 1750 ईस्वी में प्रमुख भारतीय राज्य जो थे, तो हुआ क्या कि जब जो है औरंगज़ेब 1707 में, ठीक है, औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। और जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो जो है जो मुग़ल साम्राज्य था बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। ठीक है, और यह छोटे छोटे राज्यों में बंटते हुए देखिए कितने छोटे छोटे राज्यों में बंट गया है। तो भारत में जो मुग़ल साम्राज्य एक बड़ी और ताकतवर जो है सेना रखती थी और जो है मुग़ल सेना से सभी लोग डरते थे और मुग़ल साम्राज्य एक मजबूत शासक हुआ करते थे। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जो है मुग़ल में जो है कोई मजबूत शासक नहीं हुआ और जो है किस तरीके से भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, सभी लोग अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, है ना। तो देखिए जो है पहले लड़ाइयों के बारे में देख लीजिए कि कौन कौन सी लड़ाई हुई हैं। ठीक है, तो बंगाल में देखिए 1757 से 65, ठीक है, 1757 से 65 के बीच में जो मुख्य युद्ध हैं वही आपको बताया जा रहा है कि मुख्य युद्ध कौन कौन से थे। तो देखिए 1757 से 1765 के बीच में बंगाल पे ये लोग कैसे कब्जा किए, तो बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे उनसे जो है जो मुख्य लड़ाई जो हुई थी वो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो फेमस युद्ध था और यही पहला युद्ध था जिसके द्वारा जो है ये लोग इसमें जो है भारत अपने बंगाल में जो है मजबूती से पूरे बंगाल में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जो है 1757 का प्लासी का युद्ध जो है भारतीय राजा हार गए। ठीक है, इसके बाद से बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद तो जो है पूरे बंगाल पर इनका कब्जा ही हो गया था। सारे राजा जो थे वो समझिए एक तरीके से इनके गुलाम ही हो गए थे। पेंशन पर जो है उनको ये लोग रखते थे, बाकी इतना वसूली का कार्य होता था सब जो है अंग्रेज ही करते थे। नाम मत के कठपुतली राजा कहिए, उस तरीके से राजा जो है कठपुतली हो गए थे। आगे अभी जब हम बंगाल को विस्तार से पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आपको डिटेल से हम बताएंगे, है ना। तो अभी केवल आप ये देखिए कि कौन कौन से युद्ध हुए हैं और इन युद्धों को आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, किनके बीच हुआ था, तो ये सारी कहानी अगले पेज में जो है आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आप अभी जो है सारे युद्ध के बारे में देखिए। तो बंगाल में जो है 1757 से 65 के बीच में 2 युद्ध हुए। प्लासी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए 1757 के प्लासी के युद्ध को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ है वो है बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब जो है बंगाल पे कब्जा करने के बाद ये लोग जो है धीरे धीरे जो है किस तरीके से पूरे भारत पर कब्जा करेंगे, तो शुरुआत जो है बंगाल से ही हुई है। ठीक है,
आगे क्या हुआ यहाँ देखिए, फिर जो है 1768 से लेकर 1799 तक, 1768 से 1799 के बीच में जो है ये 1768 से 1799 के बीच में जो है कई युद्ध हुए हैं, जिसे अंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला जो है युद्ध है, क्योंकि इसमें 4 युद्ध हुए हैं और इधर उधर जो है इसमें हो जाता है। आगे इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे मैसूर के युद्ध को, है ना। यहाँ केवल आपको सन याद रखने हैं कि देखिए कौन कौन से युद्ध हुए हैं और किस सन में हुए हैं अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1768 से लेकर 1799 में हुआ है। 1768 से 1768-69 में हुआ है। उसके बाद से द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1780 से 84 के बीच हुआ। इसके बाद से तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1790 से 92 के बीच में हुआ है। और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लोग मैसूर पर कब्जा कर लिए। अब देखिए जो मैसूर का क्षेत्र है वो ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये मैसूर है ना। तो ये लोग शुरू में पहले जो है इस बंगाल वाले क्षेत्र पर कब्जा किए हैं और फिर आगे जो है देखिए मैसूर वाले क्षेत्र पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे ये लोग फिर ऊपर की तरफ, तो देखिए ये जो मराठा क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत का। ठीक है, और मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लेना मतलब पूरे भारत पे लगभग जो है इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो मराठा में देखिए मराठा कितना बड़ा है। यहाँ से देखिए ये मराठा जो है इस तरीके से होते हुए ये जो है इतना बड़ा मराठा है ना। ठीक है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है मराठे का। ठीक है, तो देखिए मराठे में जो हुआ है ये 1775 से लेकर 1819 के बीच में जो है जितने भी मराठा युद्ध हुए। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1803 से 5 के बीच में हुआ। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1707 से 1719 के बीच में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने मराठा पर भी जो है कब्जा कर लिया बड़े संघर्ष के माध्यम से जो है। अब पंजाब के क्षेत्र में ये लोग जाएंगे और सिंध के क्षेत्र में। ठीक है, तो सिंध तो आज जो है कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत में ही था। ठीक है, तो पंजाब में ये लोग किस तरीके से देखिए 1845 से 1849 के बीच में जो है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ जो 1845-46 के बीच हुआ। और द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो 1848-49 के बीच हुआ। ठीक है, और इस तरीके से ये लोग पंजाब पर भी जो है कब्जा कर लिए। और लास्ट में जो है 1843 में देखिए ये लोग जो है सिंध पर भी कब्जा कर लिए थे। इस तरीके से धीरे धीरे कर ये पूरे भारत पर इन लोगों ने शासन कर लिया और जो है भारतीय राजाओं को और भारतीय लोगों को ये लोग अपना गुलाम बना लिए। ठीक है, तो देखिए बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, थोड़ी सी कहानी इसको देखिए। बंगाल में किस तरीके से जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ठीक है, तो 17वीं सदी का जो भारत था और 18वीं सदी का भारत जो है, ठीक है, इस तरीके से 2 अलग अलग पार्टों में कर अध्ययन करेंगे। तो देखिए 17वीं सदी का जो भारत है इसमें मुगलों के अधीन मजदूर और एकीकृत शासन था, मजबूत व्यवस्था थी। ठीक है, मुगल शासक जो थे बड़े मजबूत थे और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों की चलती नहीं थी, है ना। अब 18वीं सदी का जो भारत आया तो देखिए मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ। पतन कैसे हुआ कि मुगल साम्राज्य में कोई मजबूत शासक ही नहीं रह गया। ठीक है, अकबर के बाद जो है उसका बेटा आया जिसका नाम सलीम यानी जहांगीर था। और उसके बाद से जो है देखिए वो लास्ट में जो है औरंगजेब जब 1707 में मरता है तो उसके बाद जो राजा आते हैं फ़र्रुखसियर और अन्य राजा जो आएंगे वो शाह आलम, ये लोग जो है बड़े कमज़ोर शासक थे। और जो है फ़र्रुखसियर तो हमेशा जो है बीमार ही रहता था, इसको घृत कायर के नाम से जो है हम लोग जानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लोग जो है मुग़ल साम्राज्य को जो है पतन करने में सक्सेस रहे, सफल रहे। तो आगे देखिएगा इसकी कहानी। मुग़ल साम्राज्य का पतन और जो है छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ही जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से जो है पूरे भारत में सभी जो राजा थे छोटे छोटे वो लोग जो है ये जो मुग़ल साम्राज्य था छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा और ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये लोग स्वतंत्र घोषित करने लगे, अपना अपना क्षेत्र बना लिए, टूट गए, बिखर गए और जो है छोटे राज्य होने का मतलब ये लोग कमज़ोर हो गए। और अंग्रेज़ जो है धीरे धीरे एक एक राजा को जो है अपने अंडर में करते गए किसी तरीके से जो है।
तो वो आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये लोग एक एक राजा को अपने अंडर में करेंगे। और जो है आगे देखिए, केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव हो गया। कहने का मतलब जब एक बड़ा राज्य टूट जाता है तो उसकी ताकत और शक्ति जो है कम हो जाती है ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये लोग, इन लोगों का बिखराव हो गया और ये लोग जो है अलग अलग हो गए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। तो भारत जो है देखिए, उत्तर भारत में पहले देखिए एक मराठा क्षेत्र बना, एक पंजाब, एक रुहेलखंड, एक अवध और एक बंगाल। ये 5 खंडों में टूट गया उत्तर भारत। और जो है दक्षिण भारत में जो है हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, ये जो है इस तरीके से है देखिए। तो जो है 3 इधर और 5 इधर, यानी 8 भागों में पूरा भारत टूट चुका था। मुग़ल साम्राज्य जो है इसने बड़े क्षेत्र पे था और ये इतने छोटे छोटे खंडों में टूट गया, इसलिए जो है इनकी ताकत और सत्ता जो है कमज़ोर हो गई और इसका अंग्रेज़ों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। आगे देखिए किस तरीके से जो है अंग्रेज़ इन लोगों के ऊपर हावी होंगे और कौन कौन से लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे और किस तरीके से जो है ये लोग देखिए। तो सबसे पहले जो है आप देखिए, जो बंगाल का क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र को देखिए, ये बंगाल है, ठीक है। इस बंगाल के क्षेत्र को देखिए तो बंगाल जो है, बंगाल के क्षेत्र को देखिए तो बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो है बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे कि देखिए बंगाल को स्वतंत्र कराया या स्वतंत्र घोषित किया किसने, मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने, इनका नाम आप याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और यहाँ के जो भी जो है राजा बने। अब इसके बाद से क्या हुआ, आगे इनकी कहानी पढ़ेंगे हम लोग। अभी बंगाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जितना भी है बंगाल, मैसूर, पंजाब, इन अवध, इन सब के बारे में हम लोग को पूरा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल शार्ट अध्ययन, ब्रीफ अध्ययन कर रहे हैं कि किसको जो है किसने स्वतंत्र घोषित किया और जो है स्थापना किया, ठीक है। तो बंगाल मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है स्वतंत्र घोषित किया गया और स्थापना की गई। दूसरा देखिए आगे जो है अवध को देख लीजिए, इसी के ऊपर अवध है, ठीक है। बंगाल के ही ऊपर जो है अवध है। अवध का मतलब ये उत्तर प्रदेश में अवध है ना, नेपाल के नीचे देखिए अवध, आज का जो है लखनऊ और इलाहाबाद के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम लोग अवध के नाम से जानते हैं। तो अवध देखिए, इसकी स्थापना जो है अवध की किसने इसको स्वतंत्र घोषित किया, तो 1722 में जो है शहादत खां के द्वारा जो है अवध को स्वतंत्र घोषित किया गया, मुग़ल से अलग किया गया, है ना, शहादत खान ने, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल के देखिए तो यहाँ आ जाइए, कहाँ, तो आप आइए हैदराबाद के पास, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये हैदराबाद है ना। तो हैदराबाद की स्थापना जो है 1724 में हुई, ठीक है। 1724 में हुई हैदराबाद की। इसकी स्थापना किसने किया, तो निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाह ने इसकी स्थापना किया। हैदराबाद की स्थापना 1724 में जो है निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाह ने किया, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाह जो है, इनको औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी, इसी नाम से ये फेमस थे। ये नाम था चिनक्लिच खान, ठीक है। चिनक्लिच खान, औरंगजेब ने इनको चिनक्लिच खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क ऑफ जाह ने जो है हैदराबाद की स्थापना की 1724 में, यानी इसको स्वतंत्र घोषित किया। अब आगे चलेंगे हम लोग, देखें तो कर्नाटक है। कर्नाटक देखिए यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक है। कर्नाटक को जो है शाह सदातुल्लाह खान ने जो है कर्नाटक को स्वतंत्र घोषित किया और जो है इस कर्नाटक की स्थापना की जो है किसने, सदातुल्लाह खान ने। आगे देखिए मैसूर देखिए, ये पूरे दक्षिण भारत का क्षेत्र है, बड़ा फेमस क्षेत्र है। टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में हम लोग इस विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इनका और जो है लंबी कहानी है ना। तो जो है मैसूर को स्वतंत्र घोषित किया हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली ने जो है इसको स्वतंत्र घोषित किया, स्थापना की मैसूर की। आगे चल के जो है देखें, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मराठा में। मराठा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और देखिए मराठा जो है शिवाजी और पेशवा, इन लोगों के द्वारा जो है मराठा को स्वतंत्र घोषित किया गया, मराठा को शिवाजी और पेशवा के द्वारा। फिर आगे चलेंगे तो आगे देखिए, आज पाकिस्तान में है पंजाब जो है, वहाँ इसको जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जो है पंजाब को स्वतंत्र घोषित किया। इस तरीके से जो है आपने देखा कि किन किन लोगों ने जो है किस तरीके से जो है ये पूरा मुग़ल साम्राज्य कैसे छोटे छोटे खंडों में बंट गया है और भारत का विखंडन हो गया, ठीक है। तो एक केंद्रीय शक्ति जो थी जिसके आगे अंग्रेज़ नहीं टिकते थे, वो इस छोटे छोटे खंडों में बंट गया,
क्यों बट गया? क्योंकि मुग़ल सेना में जो है कोई मजबूत शासक नहीं था और जो है छोटे छोटे खंडों में बांटने की वजह से जो है इनकी ताकतें कमज़ोर हो गईं और जो है अपनी चालाकी से जो है और चतुर्बुद्धि से जो है अंग्रेज़ों ने एक एक राजा को ये लोग फंसाते गए अपने चाल में और जो है उनको गुलाम बनाते गए और पूरे भारत पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर से जो है रिपीट कर लेते हैं। बंगाल की स्थापना या स्वतंत्र घोषित किसने किया? तो मुर्शिद कुली खां ने किया। हैदराबाद की स्थापना जो है 1724 में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने जो है इसकी स्थापना की या फिर जिसको स्वतंत्र घोषित किया। कर्नाटक में जो है देखिए सदातुल्ला खान ने किया। इसके बाद से अवध को जो है 1722 में शहादत खान ने स्थापित किया और जो है रुहेलखंड की को देखिए रुहेलखंड छूट गया था। रुहेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश के नीचे अवध के पास में जो है मराठा क्षेत्र में जो है आता है रुहेलखंड। ठीक है, तो वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान ने जो है रुहेलखंड की स्थापना की थी। ठीक है, आगे इधर पंजाब की स्थापना महाराणा रंजीत सिंह ने की थी और पूरा मराठा जो है शिवाजी और पेशवा इन लोगों के द्वारा जो है स्थापित किया गया और हैदर अली के द्वारा मैसूर की स्थापना की गई। कर्नाटक का आपने देख लिया, सदातुल्ला खान ने जो है इसकी स्थापना की। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो है ये पेज है और जो है इस माध्यम से आपको पूरा फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि जो है जो पूरा मुग़ल साम्राज्य था वो किस तरीके से कई खंडों में टूट गया और एक जो है कमज़ोर और छोटे छोटे राज्य हो गए जिसका अंग्रेज़ों ने खूब फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो ये पेज जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में क्या है? तो अगले पेज में जो है बंगाल के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए जो उस समय का जो बंगाल था है ना, उस समय का जो बंगाल था वो बंगाल केवल आज का जो बंगाल है या पश्चिम बंगाल है केवल इतना ही नहीं था, है ना। उस समय का जो बंगाल था वो केवल इतना ही नहीं था, पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पूरा क्षेत्र जो है बंगाल में आता था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था ये। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में आता था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, और जो है कई सुविधाएं थी बंगाल में, जो है यातायात की सुविधा थी, जहाज़ों की सुविधा थी और आने जाने की जो अच्छी व्यवस्था थी, तो इसलिए जो है अंग्रेज़ बड़ा लाइक करते थे बंगाल को, है ना। तो देखिए बंगाल का जो प्रशासन था वो मुग़ल प्रांत जो है बादशाह औरंगज़ेब के अंडर में था। ठीक है, उस समय मतलब जब औरंगज़ेब जिंदा था तब की बात हो रही है। ठीक है, औरंगज़ेब के अंडर में था और बंगाल में जो है दो तरीके के लोग होते थे, जैसे मतलब औरंगज़ेब की जो व्यवस्था थी वो सूबेदार को रखता था और दीवान को रखता था। तो जो है इनके अंडर में, औरंगज़ेब के अंडर में बंगाल में सूबेदार थे कौन? तो अजी मुसान। ठीक है, अजी मुसान। इसके बाद से जो है देखिए दीवान जो हुआ करते थे। ठीक है, तो ये कौन से थे? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, दीवान कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। तो देखिए यही मुर्शिद कुली खान जो है बाद में औरंगज़ेब के मरने के बाद जो है बंगाल को स्वतंत्र घोषित करेंगे और जो है वहाँ का राजा बनेगा। तो देखिए जब फारुख सियर यानी औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई और जब फारुख सियर राजा बन गया तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है फारुख सियर राजा बनता है और फारुख सियर बड़ा कमज़ोर और घृत और जो है कायर शासक था। इतिहास में इसको इसी नाम से हम लोग जानते थे। तो फारुख सियर जो है बीमार भी रहता था। अंग्रेज़ों ने इसकी बीमारी का फ़ायदा उठाया क्योंकि अंग्रेज़ ने जो है एक डॉक्टर को लाकर इसकी दवा करवाई और जिसकी वजह से इससे एक शाही फरमान जारी करवा लिया अंग्रेज़ों ने। ये आप पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फारुख सियर ने जो है सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया सूबेदार? तो मुर्शिद कुली खां जो था, जो दीवान था, उसको ही सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? तो फारुख सियर ने नियुक्त किया था। अब जो है फारुख सियर के समय में जो है बंगाल में वंशानुगत शासन प्रणाली चली। वंशानुगत शासन प्रणाली का मतलब जितने भी राजा आए, ठीक है, फारुख सियर के बाद जो है मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल को जो है स्वतंत्र करता है। इसके बाद देखिए मुर्शिद कुली, इसके बाद से अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और जो है नजमुद्दौला और मुबारक उद्दौला, ये जो है 1770 से लेकर 1775 के बीच में जो है ये सभी लोग राजा बने। और जो है ये सभी राजा जो है अभी सिराजुद्दौला का युद्ध होगा किसके साथ? जो है अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होगा, जिसको हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, ये सब जो है अंग्रेज़ों के समझिए एक तरीके से गुलाम ही रहेंगे और जो है अंग्रेज़ इनको जो है अपनी चालों में फंसा लेंगे। और देखिए मीर जाफ़र, है ना, इनको पेंशन दे देंगे सब। तो आगे इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्रम से ये राजा हुए, लेकिन
जो है ये राजा केवल नाम मात्र के हुए, कठपुतली हुए। केवल एक सिराजुद्दौला थे जिन्होंने विरोध किया और जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में इनको हार मिली थी, है ना। तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और नजमुद्दौला और जो है मुबारक उद्दौला, ये लोग क्रम से राजा हुए 1770 से लेकर 1775 के बीच में। कब? फारूक सियर के बाद, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने जो है बंगाल को स्वतंत्र कराया था। अब देखिए बंगाल का इतना इम्पोर्टेंस क्यों था, अंग्रेज इतना जोर क्यों देते थे बंगाल पे, ठीक है। क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र है ना, वो आप सभी को भी पता है कि बंगाल के में जो है गंगा नदी है, और गंगा नदी जो है लास्ट में जाके जो है वहाँ फैल गई है, और जो है दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो नदी आ रही है और गंगा नदी भी वहाँ से जो है बंगाल से होकर गुजरती है, तो इस तरीके से जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र बंगाल होने की वजह से जो है बंगाल की जो धरती है, वहाँ का जो ज़मीन है, मिट्टी है, भूमि है, वो बड़ा उपजाऊ है ना, कृषि योग्य है, ठीक है। उपजाऊ है, कृषि योग्य है, और जो भी दोआब क्षेत्र की ज़मीन होती है वो बड़ा उपजाऊ होती है ना। तो इसलिए जो है बंगाल की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है। इसीलिए जो है दूसरी बात क्या है, नौ परिवहन की सुविधा है। नौ परिवहन का मतलब ये है कि बंगाल में जो है समुद्र के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी है, और वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी जहाज़ें आसानी से आकर टिकती हैं, बंदरगाह है, और जो है यातायात की अच्छी सुविधा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है अंग्रेज़ ज़्यादा लाइक करते थे इसे। और आगे देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी। क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती का मतलब ये था कि जो है जो भी यूरोपी आए थे, जैसे फ्रांस, जैसे डच लोग आए थे, जैसे जो है फ्रांसीसी लोग आए थे, और जो है डेनिश लोग आए थे, ये लोग जो है दक्षिण भारत में ही थे। बंगाल की तरफ जो है काफ़ी कम लोग पहुँचे थे, है ना। और पुर्तगालीज भी जो आए थे वो उधर ही अरब सागर के किनारे जो है उधर केरल और जो है गुजरात के क्षेत्र में बस गए थे। तो इधर बंगाल की तरफ ये लोग नहीं आए थे, तो क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती जो है कम थी, मतलब लड़ाई झगड़ा कम था, आसानी से जो है ये लोग कब्जा कर सकते थे, है ना। तो क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी, और जो है समुद्र व्यापार यानी वस्त्र का व्यापार यहाँ खूब विकसित हुआ और जो है खूब फला फूला। इसलिए जो है अंग्रेज बंगाल को जो है काफ़ी लाइक करते थे, और बंगाल का बड़ा महत्व था, है ना। एक अत्यंत जो है समृद्ध प्रांत है, और देखिए लोग वहीं ज़्यादा रहना चाहते हैं, ज़्यादा जो है भीड़ रहती है, संख्या वहाँ ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जहाँ पर लोगों को आराम से खाने को मिल जाए, भरपेट भोजन, रहने को जो है जगह और पीने को पानी मिल जाए, है ना। तो जो है आज भी देखिए जितने भी बड़े शहर हैं सभी किसी न किसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। जितने भी बड़े शहर हैं, देखिए बनारस को देख लीजिए, जो है कानपुर को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, आगरा को देख लीजिए, पटना को देख लीजिए, ठीक है। जितने भी, इलाहाबाद को देख लीजिए, सभी जो है नदी के किनारे बसे हुए बड़े शहर हैं। विश्व में भी जो है जितने बड़े शहर हैं सब किसी न किसी नदी के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ उपजाऊ भूमि मिल जाती है, पीने को पानी मिल जाता है, रहने को घर सही से मिल जाता है, आसानी से जीवन जो है व्यतीत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, समतल भूमि होती है। तो ये सारी व्यवस्था जो थी बंगाल में थी, इसलिए जो है अंग्रेज़ बंगाल को बहुत महत्व देते थे और लाइक करते थे। और अंग्रेज़ों ने जो है जो भारत पर कब्जा करना शुरू किया वो बंगाल के क्षेत्र से ही शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम तो आपने देखा जो है किस तरीके से बंगाल क्यों महत्व था अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज़ जैसे ही जो है बंगाल पर कब्जा किया तो इन लोगों की जो है आय के जो साधन थे वो काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि बंगाल से इन लोगों को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होता था, काफ़ी बड़ा पैसा प्राप्त होता था इनकम टैक्स के रूप में जो है। और ये लोग जो है इसी पैसे का उपयोग करके आगे पंजाब, अवध और जो है मराठा क्षेत्र पर जो है ये लोग कब्जा करते गए, क्योंकि जो है एक बड़ी सेना रखने के लिए और जो है एक बड़ा युद्ध लड़ने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारा धन बंगाल से इनको मिलता था, ठीक है, टैक्स के रूप में। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने बंगाल से पैसा कमाया, और उस धन का उपयोग करके जो है मराठा, पंजाब और जो है
बाकी के सभी पूरे भारत पर जो है ये लोग कब्जा किए, सैन्य व्यवस्था अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाए और जो है भारत के पैसे का उपयोग भारत के लोगों को मरवाने के लिए और उनको गुलाम बनाने के लिए लोगों ने किया। बड़े चालाक थे ये लोग, है ना। तो देखिए इसके बाद से जो है बंगाल के नवाब के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो बंगाल के नवाब में जो है पहला जो व्यक्ति होगा वो मुर्शिद अली खान होगा, ठीक है। कौन होगा? तो मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। तो देखिए 1700 मुर्शिद कुली खान जो थे वो 1717 से 27 के बीच में थे। तो जो है देखिए क्या है कि मुग़ल सम्राट फारूक सियर, ठीक है, मुग़ल सम्राट जो था फारूक सियर, ठीक है, द्वारा जो है स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। अंतिम सूबेदार का मतलब ये है कि जब तक मुग़ल शासन चलता रहा तब तक जो है सूबेदार की जो व्यवस्था थी वो चलती रही। अब अंतिम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है फारूक सियर के बाद से जो है मुग़ल की जो व्यवस्था है ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो है अब कोई नया सूबेदार नहीं बनेगा, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान जो है ये अंतिम सूबेदार था। किसने इसको नियुक्त किया था? तो फारूक सियर जो है मुग़ल शासक, इसने नियुक्त किया था। अब देखिए तो फारूक सियर ने क्या क्या किया बंगाल में, तो देखिए इसने पहला काम किया जो है कृषि पर ध्यान दिया, ठीक है, तकावी ऋण जो है लगाया इसने और कृषि पर इसने ध्यान दिया और जो है जमींदार राजस्व जो है व्यवस्था इसने शुरू की, सही किया, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था इसको सही किया और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। तो राजधानी को कहाँ ले गया? ढाका से हटाकर जो है मुर्शिदाबाद ले गया। तो आपको 2-3 बातें जो है याद रखनी है कि जो है मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, तो ये मुग़ल का जो है फारूक सियर द्वारा स्थापित जो है अंतिम सूबेदार था और जो है ढाका से अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो मुर्शिदाबाद बनाया और इसने जो है कृषि व्यवस्था पर ध्यान दिया, ठीक है, फारूक सियर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो है फारूक सियर के समय में ही, तो फारूक सियर ने जो है इसके समय में ही शाही फरमान जारी किया था, है ना। तो देखिए बंगाल के नवाब जो थे फारूक सियर, यानी बंगाल में जो है सूबेदार से जो है इन्होंने ना तो डिस्कस किया और ना ही बातचीत की, डायरेक्ट जो है इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों की बातों में आकर। और जो है शाही फरमान में क्या हुआ था कि बंगाल को, ठीक है, अंग्रेज़ों को केवल 3000 रुपये वार्षिक टैक्स लेकर जो है बंगाल को फ्री कर दिया अंग्रेज़ों के लिए कि आप लोग पूरे वर्ष जो है केवल 3000 रुपये टैक्स पे कर कर व्यापार कर सकते हैं। अब बताइए जो है सूबेदार का क्या मतलब रह गया, है ना। अंग्रेज़ जो है अपने तो व्यापार करते ही थे, साथ में जो है जैसे जो हिंदू व्यापारी हुआ करते थे या जो भारत के या अन्य लोग जो व्यापारी हुआ करते थे वो लोग भी जो है अंग्रेज़ों के पास का उपयोग करते थे और जो है टैक्स नहीं देते थे। इससे जो है जो राजा की आय थी यानी सूबेदार की जो आय थी वो जीरो हो गई। क्योंकि जो है देखिए जैसे क्या है कि मान लीजिए कि जो है अगर राजा ने कहीं 1000 रुपये का टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, और जो है ये लोग क्या करते थे अंग्रेज़ों से बातचीत कर लेते थे और अंग्रेज़ का पास उपयोग करके अंग्रेज़ों से जो है तय कर लेते थे। जहाँ राजा को 1000 रुपये देना था, हाँ अंग्रेज़ों को ये लोग 500 रुपये या 100-200 रुपये देकर जो है उनसे पास ले लिया करते थे और व्यापार से जो है टैक्स से मुक्ति पा जाते थे। तो जो टैक्स राजा को ना देकर जो है ये लोग अंग्रेज़ों को देते थे, इससे राजा की जो आय थी वो जीरो हो गई। एक तो जो है फारूक सियर ने शाही फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को जो है 3000 रुपये में पूरा वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए दे दिया और बाकी जो अन्य लोग रह गए वो लोग भी जो है अंग्रेज़ों से मिलकर राजा को टैक्स नहीं देते थे, जिससे राजा की आय जीरो हो गई। तो शाही फरमान की वजह से जो है बंगाल के नवाब हेतु जो है सिर दर्द हो गया, है ना, और जो है ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है, शाही फरमान की वजह से जो है ना, और ये विरोध नहीं कर पाए फारूक सियर के द्वारा दिए गए शाही फरमान की वजह से, और अंग्रेज़ों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, है ना। अब देखिए इसके बाद जो राजा बना वो अली वर्दी खान बना, ठीक है, 1740 से लेकर 1756 में। इस समय एक गिरिया का युद्ध हुआ था,
ठीक है 1740 में। गिरिया का युद्ध जो हुआ था वो सरफराज और अली वर्दी के बीच में हुआ था, और इसमें जो विजय प्राप्त किया था वो अली वर्दी खान ने विजय प्राप्त किया था और बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, तो अली वर्दी खान जो है ये बंगाल का नवाब तो बना, ठीक है, लेकिन जो है अंग्रेज़ों का जो टैक्स था वो तो 3000 रुपये पर तय हो चुका था, और अंग्रेज़ जो है इसका खूब फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ इसका जो है खूब फ़ायदा उठा रहे थे। अब आगे क्या हुआ कि जो है मुग़लों को राजस्व देना बंद किया। ठीक है, तो मुग़लों को राजस्व देना इन लोगों ने, बाकी लोगों ने जो है बंद कर दिया, और अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से की। मतलब क्या है कि यहाँ की जो जनता थी वो जो है अब अली वर्दी खान को जो है टैक्स देती थी, मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। और जो है अंग्रेज़, अब बाकी जो जनता थी वो जो है अली वर्दी खान से बोली कि जो है आप क्यों नहीं जो है अंग्रेज़ों को जो ये जो शाही फरमान जारी किया गया है इसको आप जो है बंद करवा दीजिए। लेकिन अली वर्दी खान इस बात को जानता था कि अंग्रेज़ जो है बहुत चतुर और चालाक हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये लोग जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है हमारे ऊपर जो है हावी हो जाएंगे और जो है हमें मार डालेंगे या फिर जो है किसी तरीके से फंसा देंगे। तो इसलिए जो है अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से बताई है। कहने का मतलब ये है कि अली वर्दी खान का कहना ये था कि इनको जितना सहलाओगे उतना ही ये क्या देंगे, शहद देंगे, और इनको अगर छेड़ोगे तो ये एक बार एक छाप लेंगे और मार डालेंगे। इसलिए जो है अली वर्दी खान ने कुछ नहीं किया और जो है उनसे अपना काम निकालता रहा। इसके बाद से सिराजुद्दौला आएंगे। ठीक है, तो ये जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, सिराजुद्दौला जब आएंगे, राजा बनेंगे, नवाब बनेंगे यहाँ के बंगाल के, तो सिराजुद्दौला, ठीक है, 1756 से लेकर 1757 तक, है ना। तो अच्छा, सिराजुद्दौला के बारे में आप देखिए, सिराजुद्दौला ये सब नहीं एडजस्ट करते हैं, मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं अंग्रेज़ों से। ये एकदम जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहते हैं, और जो है बिन अंग्रेज़ों को टैक्स जो व्यवस्था थी, जो शाही फरमान जारी हुआ था, उसके एकदम विरोध में रहते हैं। सिराजुद्दौला कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं अंग्रेज़ों से, है ना। तो 1756-57 में जो है एक इनके जीवन की 2 घटना है। ठीक है, एक ब्लैक होल की घटना है और दूसरा जो है प्लासी का युद्ध है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक होल नाम दिया गया है ना, ये इसके पीछे एक लंबी कहानी है ब्लैक होल की, है ना। तो ब्लैक होल की जो घटना है और प्लासी का युद्ध है, ये 2 चीज़ें इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में तो आप पढ़ेंगे, पहले ब्लैक होल के बारे में जान जाइए। ब्लैक होल वो भूगोल वाला ब्लैक होल नहीं है जो भूगोल में आपको ब्लैक होल के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो ब्लैक होल नहीं है। देखिए क्या है कि एक रूम की कहानी है। सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया तथा कोलकाता की किलाबंदी करने से रोक दिया। क्योंकि क्या कर रहे थे ये लोग, जो है कोलकाता की किलाबंदी कर रहे थे, घेराव अपना एरिया बना रहे थे, है ना। तो अंग्रेज़ों इसने जो है रोक दिया, किसने, तो जो है सिराज ने जो है कलकत्ता का विरोध किया तथा जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया और कोलकाता की किलाबंदी को रोक दिया। अंग्रेज़ों ने मना किया, सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, सिराज ने क्या किया, कोलकाता पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो 20 जून 1756 में हुई थी। एक तरीके से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस तरह से आपने देखा था, उसी तरीके से देखिए क्या हुआ था कि एक कमरा था, है ना, एक कमरा था, ठीक है, जॉर्ज हालवेल, है ना। इसमें जो है इस कमरे में जो है इसने क्या किया था कि 146 अंग्रेज़ों को इसमें क्या किया था, बंद कर दिया था। और जब बाद में जो है इस कमरे को खोला गया, है ना, जब बाद में इस कमरे को खोला गया तो इसमें से जो है 46 में से केवल 23 बचे थे, बाकी सभी मर गए थे, है ना। तो एक छोटा कमरा था जिसमें जो है इतने लोग नहीं आ सकते या नहीं रह सकते, उस कमरे में जो है 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला के द्वारा पैक कर दिया गया था। और जो है जब कमरा खोला गया तो 146 में से केवल 23 लोग बचे थे, है ना। इसी घटना को इतिहास में जो है ब्लैक होल के नाम से हम लोग जानते हैं। 20 जून 1756 में ये घटना घटी थी, जो सिराजुद्दौला के समय की घटना है ना। अंग्रेज़ों ने जो है फुल्टा द्वीप में शरण ली थी, है ना।
मतलब यहाँ से सब भाग खड़े हुए थे। और देखिए आगे क्या हुआ कि मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना आई, है ना। अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए, कहाँ से, बंगाल से भाग खड़े हुए थे, और जो है फुल्टा द्वीप पर जाकर इन लोगों ने शरण लिया था। और बाद में मद्रास से जो है क्लाइव और वाटसन की सेना जो है कहाँ पहुँची, तो कलकत्ता पहुँची थी, है ना। कलकत्ता पहुँची थी, और कलकत्ता का किलाबंदी वाला जो मैटर था उस पर जो है देखिए क्या होता है। सिराज को जो है क्या करते हैं ये लोग, कोलकाता का किलाबंदी करवाएंगे, और जो है सिक्के ढालना, और जो है बंगाल में कर मुक्त का व्यापार। तो ये सब आपको बताएंगे हम कि क्या हुआ कि जब जो है क्लाइव और वाटसन की सेना पहुंची तो सिराजुद्दौला और जो है क्लाइव वाटसन की सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ 1757 वाला। और इस प्लासी के युद्ध में फरवरी 1757 में, ठीक है, तो इस प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई, और अपमानजनक हार हुई। और इस हार के बाद जो है सिराज को जो है अपमानजनक अली नगर की संधि स्वीकार करनी पड़ी, जो कि फरवरी 1757 में हुई थी, है ना। और इस जो है अली नगर की जो संधि हुई थी, इसमें अंग्रेज़ों ने कोलकाता की किलाबंदी और सिक्के ढालने का जो है परमिशन, और बंगाल में कर मुक्त व्यापार जो है, मतलब अभी तक तो ये लोग जो है फ़ारूक सियर द्वारा जो प्रदान किया गया था शाही फरमान, है ना, जिसमें 3000 रुपये देते भी थे वार्षिक। अब इन लोगों ने जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल को फ्री करा लिया, अब 3000 रुपये भी नहीं देना है ना। यानी बिल्कुल मुफ्त व्यापार किया अंग्रेज़ों ने, है ना, अपने कब्जे में ले लिया। कहने का मतलब ये समझिए कि एक तरीके से जो है पूरा टैक्स जो है इन लोगों का व्यापार एकदम फ्री हो गया, और बाकी राजा लोग कठपुतली हो जाएंगे। तो कोलकाता की किलेबंदी हो जाएगी, सिक्के ढालने का काम ये लोग शुरू कर देंगे, अंग्रेज़ लोग अपना सिक्का जो है ये लोग चलवाएंगे, और बंगाल में कर मुक्त व्यापार ये लोग करेंगे, है ना। यानी 3000 वाली व्यवस्था भी अब ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 1757 का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो है रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के सेना के साथ हुआ था, और जिसमें जो है सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला हार गया था। देखिए हारने का मतलब क्या है कि जो है हारने के पीछे वजह क्या थी, तो रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र था, ठीक है। युद्ध हुआ ही नहीं था, 1-1.5 घंटे के अंदर जो है ये लोग जीत गए थे, तो युद्ध हुआ नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रच दिया था। षड्यंत्र क्या रचा था, तो देखिए घसीटा बेगम, ठीक है, और शौकत जंग और मीर जाफ़र और जगत सेठ और अमीर चंद और राय दुर्लभ, ये लोग जितने लोगों का नाम लिया गया है ये सभी कौन हैं, तो ये सभी सिराज की सेना के लोग हैं, सिराज की सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं। इन लोगों को रॉबर्ट क्लाइव ने पैसे के दम पर, चालाकी के दम पर, लालच के दम पर और जो है छल कपट से इन लोगों को अपने में मिला लिया। तो जब बताइए कि सिराज के जो भी सेना थी और उसमें से जो भी बड़े लड़ाकू थे और जो है सेनापति लोग थे, ये लोग जब इतने लोग जब बिक गए थे तो फिर सिराज अकेला हो गया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अपने षड्यंत्र से पहले ही जो है इस सिराज को घेर लिया था, और घेर लेने के बाद ये युद्ध जो है केवल 1-1.5 घंटे का ही युद्ध था। और युद्ध हुआ ही क्या, मतलब समझिए कि जो है ऐसे ही अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, सिराज को हार माननी पड़ी, क्योंकि ये सारे लोग जो है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ की तरफ से हो चुके थे, है ना। और प्लासी का युद्ध हुआ, और संधि आपको हमने बता ही दिया। प्लासी का युद्ध बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित है, ठीक है। प्लासी का जो मैदान है, ज़मीन है, बंगाल में जो है भागीरथी तट पर स्थित है। और कारण आपको बताया कि जो है इसके बाद जो है अलीनगर की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसके बाद से अलीनगर की संधि हुई थी, अपमानजनक संधि हुई थी, है ना। तो प्लासी का युद्ध आपने देखा। यही 2 चीज़ें जो है इनके जीवन की मुख्य बातें हैं सिराज के समय की। अब देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757, इसका परिणाम आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। जीत तो होना निश्चित ही था। अब देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, ठीक है, इसी जीत की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने बंगाल को एकदम फ्री करा दिया, टैक्स फ्री करा दिया। अब बंगाल पर ये लोग खुलेआम जो है जो जिस रेट चाहते थे खरीदते थे, है ना। और विलियम पिट, ठीक है, की उपाधि मिली स्वर्ग से। विलियम पिट नाम का व्यक्ति जो था, इसने इनको जो है
किसको, रॉबर्ट क्लाइव को क्या उपनाम दिया है, तो इनको कहा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। किसने कहा, तो विलियम पिट ने कहा। किसको कहा, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा। क्या कहा, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। ठीक है, आगे देखिए, यह अंग्रेजों की सेना नहीं षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी, है ना, क्योंकि लड़ाई हुआ ही नहीं था। सारे सिराज की तरफ के सारे जो है सैनिकों को और जो है जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन लोगों को खरीद लिया गया था कूटनीति के दम पर, पैसे के दम पर, है ना। लड़ाई हुई कहाँ थी। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज बहुत चालाक थे। फिर जो है अंग्रेज़ क्या करते हैं, इसके बाद से मीर जाफ़र को, है ना, मीर जाफ़र को जो है अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब बना दिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को जो है कलकत्ता का नवाब बना दिया और बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई, क्योंकि मीर जाफ़र कठपुतली सरकार था, है ना, कठपुतली सरकार था, कहने का मतलब अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो मीर जाफ़र क्या बोलेगा। ठीक है, तो बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई और अंग्रेज़ों को 24 फरगना क्षेत्र मिला। ठीक है, फरगना क्षेत्र मिल गया। अब ये लोग जो है यहाँ पर जो है अपना वसूली करते थे, टैक्स वसूलते थे अंग्रेज़ लोग, है ना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया। अब यही प्लासी के युद्ध के बाद से जो है अंग्रेज़ भारत में अपना जो है साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देंगे। इनकी पहली जीत हो गई और जो है ये लोग टैक्स फ्री हो गए। अब देखिए बंगाल की जो क्रांति है, मीर जाफ़र कठपुतली सरकार था, तो इसके आगे हम लोग अभी कुछ देर वेट करते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो है एक छोटी सी घटना है जिसे इतिहास में जो है बंगाल की क्रांति के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये बंगाल की क्रांति नहीं है, वेंसीटाट, है ना, कौन है, तो देखिए वेंसीटाट, ये है वेंसीटाट, है ना। ये वेंसीटाट एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है एक बंगाल की छोटी सी घटना है जिसे बंगाल की क्रांति के नाम से इन्होंने नाम दिया। तो क्या किया गया, देखिए बंगाल पे जो है अंग्रेज़ों का कब्जा तो हो ही चुका था, अंग्रेज़ जो चाहते वो करवा ही देते। ठीक है, तो बंगाल में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर, है ना, और मीर कासिम को जो है वहाँ का नवाब बना दिया। तो ये तो अंग्रेज़ों के हाथ में था ही, इसमें जो है क्रांति वाली क्या बात है ना। बंगाल की क्रांति, इसी घटना को जो है बंगाल की क्रांति का नाम दिया है वेंसीटाट ने, क्योंकि जो है बंगाल की क्रांति कहना इसको सही नहीं है ना। तो बंगाल की क्रांति कहना इसको सही नहीं है। अब आगे देखिए क्या है कि समझिएगा अंग्रेज़ों ने किस तरीके से किया। तो मीर जाफ़र पर जो है डचों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया। ये तो समझिए कि जो है एक तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाने का कार्य था, है ना। तो ऐसा जो है कोई बड़ी बात नहीं है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि बंगाल पर पूरा कब्जा उन्हीं का था। अब मीर कासिम को मीर जाफ़र के स्थान पर नवाब बनाया और वेंसीटाट ने जो है इसे बंगाल की क्रांति कहा, ये कहना उचित नहीं था। तो यही घटना है जिसे जो है वेंसीटाट ने बंगाल की क्रांति कहा है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी घटना थी, इसको आपने देखा। अब देखिए जो है हमने बताया था अभी कि 2 युद्ध होंगे अंग्रेज़ों के साथ। एक युद्ध तो आप देख ही चुके हैं, प्लासी का युद्ध। दूसरा युद्ध देख लीजिए, बक्सर का युद्ध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में अंतर है। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में क्या अंतर है, तो प्लासी का युद्ध तो एकदम सिंपल था। उसमें लड़ना क्या था, उसमें तो जो है सभी से जो है उसके बड़े अधिकारी को जो है बड़े चतुराई से अंग्रेज़ों ने खरीद लिया था। तो उसमें लड़ाई ही कहाँ हुई, वो तो 1-1.5 घंटे की लड़ाई थी, लड़ना ही क्या था, ऐसे ही जीत गए थे अंग्रेज, है ना। लेकिन इस युद्ध में लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई होगी, बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर जो कि बिहार में है और 22 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध हुआ था, है ना। और जो है देखिए इसमें एक संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना क्या थी कि अवध की सेना थी, कौन सी, शुजाउद्दौला की। ठीक है, इसके बाद से बंगाल की सेना थी मीर कासिम, और जो है मुग़ल की सेना थी शाह आलम। ये 3 राजा लोग मिलकर जो है, ठीक है, किससे लड़ेंगे, तो अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ेगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी से की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो लड़ेगा और इधर से संयुक्त सेना लड़ेगी अवध की, बंगाल की और मुग़ल की, है ना। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों सेना मिलकर संयुक्त सेना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेगी। हेक्टर मुनरो जो है इधर से लड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और इसमें संयुक्त सेना की हार होगी
और जो है अंग्रेज़ों की जीत होगी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच, है ना। जीतने की वजह क्या थी? तो वजह यही थी कि जो है ये लोग जो है बड़े चालाकी से इन लोगों को जो है अपने में मिला लिया करते थे। और जो है इस बक्सर के युद्ध का कारण क्या था कि अंग्रेज जो है पूरे बंगाल पर अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। बंगाल के नवाब पर जो है ये लोग दबाव डाल रहे थे। इसीलिए बंगाल के नवाब जो है अंग्रेज़ों का इतना दबाव सह नहीं सके और जो है सहना भी नहीं चाहिए, और इस तरीके से जो है इन लोगों ने विरोध किया और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ और जिसमें इनको पराजय मिली। और आगे देखिए, जब कोई युद्ध होता है और उसमें पराजय होती है तो संधि होती है। अब संधि में देखिए इन लोगों को अंग्रेज़ों का टार्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो देखिए संधि में क्या होती है, तो 2 संधियाँ होती हैं। इलाहाबाद की संधि के नाम से इतिहास में फेमस है। तो देखिए इस युद्ध के परिणाम में क्या होता है। तो इस युद्ध के परिणाम में क्या होगा, देखिए तो इस युद्ध के परिणाम में क्या होगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि है, ठीक है, जो कि 12 अगस्त को हुई 1765 में। तो आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने थे। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो प्लासी का युद्ध लड़ा था, और युद्ध लड़ने के बाद 62 के बाद वो दोबारा चला गया था, ब्रिटेन वापस चला गया था, है ना। लेकिन उसको फिर से भेजा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, कहा जाता है कि तुम बेटा जाओ, है ना। और जो है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत और बंगाल को जो है अच्छी तरीके से जानता था, और अंग्रेज़ों को जो है रॉबर्ट क्लाइव पर भरोसा हो गया था, है ना। तो इसलिए जो है रॉबर्ट क्लाइव को पुनः 65 में भारत भेजा जाता है इलाहाबाद की संधि पर हत्याक्षर करने के लिए। तो देखिए जो 12 अगस्त को जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, प्रथम संधि, इस संधि में जो है रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था अंग्रेज़ों की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है मुगल सम्राट शाह आलम थे, और जो है बंगाल के नवाब जो थे जिनका नाम नजमुद्दौला था, ये दोनों लोग थे। इन दोनों लोगों को मिलाकर और जो है अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। संधि में हुआ क्या, तो संधि में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, है ना, अंग्रेज़ों को दे दी गई। अब दीवानी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जितना जो है वित्त विभाग है ना, फाइनेंशियल जितना डिपार्टमेंट है वो सारा अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। मतलब पैसा जहाँ से अर्निंग होना है और जहाँ खर्च होना है ये सब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। तो फिर राजा लोग रहकर क्या करेंगे, क्या मतलब रह गया जब पैसा सब अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा, तो है ना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई, अंग्रेज़ों को मिल गई, है ना। शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर का मतलब ये है कि शाह आलम जो कि मुगल सम्राट था, इसको अंग्रेज़ों ने कहा कि बेटा तुम जो है क्या करोगे, 26 लाख वार्षिक लेकर क्या करेंगे आप, 26 लाख वार्षिक इनको पेंशन दिया जाएगा और आप पेंशन लीजिए और मस्त रहिए, है ना। बाकी सब अंग्रेज़ों का कहना था कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। तो शाह आलम द्वितीय को इन लोगों ने क्या किया कि जो है 26 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन देकर जो है बैठा दिया। तो इतिहास में ये पूछा जाता है कि जो है प्रथम जो शासक था जिसको पेंशन दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, वो उसका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। 26 लाख वार्षिक पेंशन पर इसको बैठा दिया गया, है ना। अब इसके बाद से कड़ा और इलाहाबाद, जो कड़ा और इलाहाबाद जो था वो सुजाउद्दौला के हाथ में था, और जो है उसको सुजाउद्दौला से हटाकर शाह आलम को दे दिया गया। क्या मतलब था, सुजाउद्दौला हो चाहे शाह आलम हो, सब तो अंग्रेज़ों के हाथ में ही चला गया था। तो कड़ा और इलाहाबाद को उठाकर शाह आलम को दे दिया गया। शाह आलम कठपुतली हो चुका था, वो केवल पेंशन पर डिपेंड था। और बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन के बारे में अभी आगे आपको बताएंगे हम, द्वैध शासन का क्या मतलब है ना। आगे देखिए दूसरी संधि जो हुई इलाहाबाद की, द्वितीय संधि, वो कै तारीख को हुई है, तो द्वितीय संधि जो इलाहाबाद की हुई है वो जो है ये देखिए केवल जो है 12 अगस्त को इधर हुआ था ये, और दूसरा देखिए यहाँ पर जो है कितने तारीख को हुआ है, तो 26 अगस्त को हुआ है। तो 12 अगस्त को और 26 अगस्त है, सॉरी 16 अगस्त को, है ना। कितने दिन का अंतर है, केवल 16 दिन का अंतर है ना। तो केवल 4 दिन का अंतर है, 12 अगस्त और 16 अगस्त, केवल 4 दिन का अंतर है। इसमें भी जो है अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहेगा, और जो है हिंदू राजा जो बंगाल के नवाब थे उसमें सुजाउद्दौला इधर से थे। अब देखिए इनके साथ 16 अगस्त को क्या संधि हो रही है, तो इनके साथ संधि जो हुई थी इसमें कहा गया था कि अवध के खर्च पर, यानी जो है अंग्रेज एक सेना रखनी चाहती थी और उसका खर्चा कौन देगा, तो अवध से जो टैक्स वसूला जाएगा, तो अवध के खर्च पर अंग्रेज एक सेना रखेगी, है ना। अंग्रेज एक सेना रखेगी किसके खर्च पे, अवध के खर्च पे। उसके बाद से क्या कहा गया है, तो उसके बाद से कहा गया है कि दूसरा में जो है अवध में कर मुक्त व्यापार, ठीक है। यानी पूरे अवध में अंग्रेज जो है अब क्या करेंगे,
कर मुक्त व्यापार करेंगे, है ना। अवध का क्षेत्र हमने आपको बताया था, अवध उत्तर प्रदेश में है ना। तो अवध में कर मुक्त व्यापार अंग्रेज करेंगे, मतलब टैक्स नहीं देंगे, टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। इसके बाद से चुनार का दुर्ग जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। अब देखिए जो दुर्ग हुआ करते थे ना, पहले के बड़े बड़े किले होते थे, बड़े मजबूत हुआ करते थे ना, और जो है युद्ध लड़ने में बड़ा काम आते थे, है ना। तो क्या हुआ इन दोनों में, आपने देखा इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि में, कहने का मतलब जो है अंग्रेज पूर्ण रूप से जो है बंगाल को अपने अंडर में ले चुके थे, है ना। और यह अंग्रेज़ों की वास्तविक और सैन्य विजय थी, सैन्य विजय थी, मतलब इसमें लड़ाई हुई थी, है ना। और भारत में जो है अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को स्थापित किया गया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज एकदम हावी हो चुके थे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होगा इसमें। अब देखिए बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। और जो है जबकि इलाहाबाद की संधि के समय केवल जो है इलाहाबाद की संधि के समय जो है बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, है ना। अगले पेज पर देखिए द्वैध शासन के बारे में, इस तरह से आपने देख लिया। द्वैध शासन समझ लीजिए थोड़ा सा है। तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन क्या है, तो 1765 से 72 तक जो है द्वैध शासन रहेगा। इसके बाद द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1773 में आपको पढ़ाया जाएगा चार्टर एक्ट, है ना, चार्टर अधिनियम जो बन के आएगा वहाँ से, ब्रिटेन से, है ना। तो निजामत यानी प्रशासन जो था वो किसके हाथ में था? नवाब के हाथ में था। और दीवानी यानी वित्त व्यवस्था किसके हाथ में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। कहने का मतलब ये है कि जितना धन संबंधी कार्य होगा, है ना, धन संबंधी आय और व्यय, वो पूरा का पूरा किसके हाथ में था? तो ये जो है पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में था। ये पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में था। और ये जो प्रशासन व्यवस्था थी ये राजा या नवाबों के हाथ में थी, है ना। तो क्या मतलब है कि सारा जो धन से जो कार्य होना है सारा वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो यही द्वैध शासन कहलाया, है ना, यही द्वैध शासन है। और आपने परिणाम देखा, बंगाल की दुर्दशा एकदम प्रारंभ हो गई, डाकुओं का राज शुरू हो गया, पूरे बंगाल को इन लोगों ने लूट लिया, समझ लीजिए। और जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है इस द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। तो द्वैध शासन देखें हैं आप, प्रारंभ कब हो रहा है? 65 के करीब में, और जो है इसका समापन कब हो रहा है? 72 में हो रहा है। और रेगुलेटिंग एक्ट भारत आएगा 1773 में, और उसी समय जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है बंगाल की कहानी जो है ख़त्म होती है। अगली कहानी जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगली कहानी में क्या आपको मिलेगा, तो देखिए अगला चैप्टर हमारा है यहाँ पे, अभी चैप्टर नहीं है, इसी द्वितीय चैप्टर का ही दूसरा खंड है। इसमें मैसूर में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमने बंगाल में देखा कि किस तरीके से जो है अंग्रेज हमारे पूरे बंगाल पर कब्जा करते हैं। और दो युद्ध आपने देखा, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, है ना। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, और जो है आप इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। और जो है लॉकडाउन ख़त्म होगा जल्दी, कोरोना पर हम लोग जीत हासिल करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे, है ना। तो आप मन लगाकर आप सभी पढ़ते रहिए, और जो है परीक्षा आने वाले फ्यूचर में जो भी परीक्षाएं हैं उसमें सफलता प्राप्त करिए। अपने घर का नाम, अपने देश समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने जो है कोचिंग का नाम, गुरु का नाम ऊँचा करिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की जो समस्या हो, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना हो तो हमारे नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और अपने ऑफलाइन क्लास के छात्रों से कहना चाहता हूं कि बहुत से छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कृपया आप लोग मन लगाएं और जो है पढ़ाई को जारी रखें, है ना। बहुत जल्द अपनी क्लासेस शुरू होंगी, है ना। तब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए, क्योंकि जो है परीक्षाएं होंगी, और सभी परीक्षाएं होंगी, है ना। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है सारी परीक्षाएं होंगी, इसलिए आप लोग लगातार लगे रहिए कंटिन्यू, क्योंकि जो है गैपिंग करने से जो है आपकी पढ़ाई जो है कमज़ोर हो जाएगी, है ना। तो आप लगातार पढ़ते रहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, है ना। कंपटीशन में गैपिंग का मतलब जो है आप जीरो हो जाएंगे, है ना। यूपीएसआई का डेट बढ़ गया है, जो है 30 मई तक हो गया है। तो जिन लोगों का फार्म ना डाल पाए हो वो सभी लोग फार्म डाल दें, है ना। ठीक है।